नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। नरसिंह घोटाले पर विपक्ष के हंगामे के लिए वित्त मंत्री ने कुल 3,65,067 करोड़ का बजट पेश किया है। लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन इसी बीच बजट पेश हो गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में राज्य सरकार की पुरानी योजनाओं को बड़े स्तर पर राशि आवंटित की गई है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि आखिर किस फील्ड को कितना बजट दिया गया है। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश कर दिया है। मोहन सरकार का यह पूर्ण बजट रहा, जो पहला बजट रहा। इसमें किसान, मजदूर, बच्चों, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों के साथ ही बुजुर्गों का ख्याल रखा गया है। और स्वास्थ्य विभाग में करीब 46,000, तो वहीं पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। और हम आपको इस डिबेट में, इसके साथ ही इस खास चर्चा में बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या खास रहा। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, कांग्रेस की तरफ से भी नेता जुड़ेंगे और सरकार की तरफ से भी पक्ष रखेंगे। और इसके साथ ही अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि आज का बजट कितना खास रहेगा मध्य प्रदेश वासियों के लिए। तो आज हंगामे के बीच मोहन सरकार का पूर्ण बजट पेश हो गया है। बजट की बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो 3,65,067 करोड़ का ये कुल बजट रहा। पिछले साल की तुलना में 16% ये बजट ज्यादा रहा। और कुल राजस्व व्यय है उसकी भी जानकारी दी गई। 2,61,664 करोड़ का ये रहा राजस्व व्यय। और राजस्व प्राप्तियां की भी जानकारी दी गई है कि 2,63,344 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हुई है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के हर वर्गों के लिए सौगातों का आज पिटारा खोला है। आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21,144 करोड़ रुपए और खेल के क्षेत्र में 586 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। हमारी सरकार के प्रस्तुत लेखानुदान को पारित किया था। यह लेखानुदान माह अप्रैल 2000। तो बड़ी बात यह रही कि आज जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का बजट पेश कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे, युवाओं को न्याय दो, नरसिंह घोटाले की जांच करो। इसके साथ ही इंकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। और उसके बाद जब आखिर में ये बजट आखिर की दौर की तरफ आगे बढ़ रहा था, उस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और गांधी प्रतिमा के बाहर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। तो आज बजट में क्या खास रहा, विपक्ष की क्या उम्मीदें थी और सरकार इसे लेकर क्या सोचती है, बीजेपी का क्या कहना है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, और दीपक अग्रवाल अर्थशास्त्री। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बजट के ऊपर मैं कुछ राजनीतिक टिप्पणियां करूं उससे पहले दीपक अग्रवाल जी का रुख करते हैं, अर्थशास्त्री है, वो हमें बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दीपक जी, आपने भी देखा सुना एमपी सरकार का, मोहन सरकार का ये पहला बजट रहा। किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को? मध्य प्रदेश वासियों के लिए कितना खास ये बजट? देखिए, हमारी कृषि बेस्ड इकोनॉमी है। इसमें सरकार ने कृषि के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो कृषि अनुसंधान की बात करें, चाहे वो उसकी अपन बात करें कि प्राकृतिक खेती की, चाहे दूध के उत्पादन की बात करें। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जब हमारा किसान आगे बढ़ेगा, कृषि बेस्ड इकोनॉमी है मध्य प्रदेश में, और जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उसका लाभ प्रदेश को बहुत जल्दी मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं। एक ई बसेस का, इसमें 552 ई बसेस 6 जिलों के लिए स्वीकृत की हैं। तो निश्चित ही ट्रैफिक का भी एक बड़ा अच्छा लाभ इसमें होने वाला है। भोपाल इंदौर के लिए मेट्रो योजना सरकार ने फंड रखा है, वहाँ भी लाभ होगा। अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी नगरीय निकाय की जब बात करते हैं, नगरीय निकाय में विकास कार्य की बात करते हैं, तो वहाँ हमेशा बजट के अभाव का रहता है, उसमें बजट का अभाव रहता है। इस बार सरकार ने नगरीय निकाय के लिए एक फंड बढ़ाया है, बजट में अच्छा प्रावधान किया है। तो नगरीय निकाय में भी मुझे लगता है कि शहरों में, प्रदेश के शहरों में जो छोटे छोटे काम पेंडिंग रहते हैं लगातार फंड की शॉर्टेज की वजह से, अब इस बार उसकी दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ के लिए भी सरकार ने फंड रखा है। ऊर्जा के लिए अच्छा व्यवस्था की गई है इस फंड में। जब ऊर्जा की क्वालिटी, आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं प्रदेश में,
जब अच्छा बजट होगा, जब सरकार ने प्रावधान किया है, तो ऊर्जा की, आज बिजली की क्वालिटी अच्छी होगी तो निश्चित ही लाभ उसका प्रदेशवासियों को मिलेगा। अन्य योजनाएं भी सरकार ने दी हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है इस बजट में कि एग्रीकल्चर की सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। अब हम बात करें तो आज मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आपके सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि व्यापारी, उद्योगपति जो कि आपका एक टैक्स कलेक्शन एजेंट की तरीके से है, लगातार प्रदेश में आज जब पड़ोसी राज्यों से महंगा पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पर रहेगा तो हम कैसे विकास की बात करेंगे। चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, हर व्यक्ति, चाहे प्रदेश का आम आदमी हो, अफेक्टेड है। लगातार व्यापार उद्योग जगत की यह मांग आती रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, हमारा पेट्रोल डीजल उसी रेट में हमारे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल और डीजल की रेट होगी तो सरकार को मिलने वाले कर उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं पंकज जी से जरूर ले लूंगी। और आपने बताया कि किसी क्षेत्र के हिसाब से आज का बजट काफी खास रहा है। चलिए, किसानों के लिए तो आज का दिन सौगातों भरा रहा, ये कहना गलत नहीं होगा। अजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया में लेती हूँ, पंकज जी की तरफ भी मैं आती हूँ। आपने सुना कि नहीं सुना? क्योंकि जो विपक्ष उस दौरान सदन में था उसने तो वॉकआउट कर दिया, उसके बाद जोरदार नारेबाजी भी की गई। बजट था सर, बजट तो ठीक तरीके से सुन लेते, क्योंकि मध्य प्रदेश वासियों के लिए था ये आज का बजट। देखिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए ही विपक्ष जगाना चाहता है ये सोती हुई सरकार को। लगातार व्यापम से लेके अभी तक नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला, कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला, लगातार युवाओं के साथ जो घोटाले किए जा रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही आदरणीय आकांक्षा जी, उसी के लिए जगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है सदन के अंदर। अब मैं अपने दीपक जी ने जो एक तो जीएसटी संदर्भ चर्चा की, जीएसटी का जब सृजन हो रहा था उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आदरणीय दीपक जी की जानकारी में होगा, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। जीएसटी आया ही सिर्फ डीजल पेट्रोल के लिए और शराब के लिए था, जो मतलब एक्साइज के कई उत्पादन ऐसे थे जहां अलग अलग राज्यों में कीमतों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, उससे तस्करी बढ़ती थी, इन सब के लिए जीएसटी आ रहा था। परंतु दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, मनमोहन सिंह जी की जगह नरेंद्र मोदी जी बैठ गए। वो इतने अति ज्ञानवादी थे, इतने अच्छे सलाहकार थे कि जिसको वो अपने सलाहकार के रूप में बनाते थे, चाहे वो पनगड़िया जी हो, चाहे आरबीआई के आपके डायरेक्टर हो, वो सब छोड़ के 6-6 महीने में नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान को देख के भाग गए। तो एक्साइज जीएसटी के अंतर्गत एक्साइज के उत्पाद और पेट्रोल डीजल को छोड़ के बाकी सब कुछ ला दिया। कृषि उत्पादों पे 18% जीएसटी, खाने पे जीएसटी, हीरे पे जरूर, जो उनके हीरे वाले व्यापारी हैं मेहुल भाई चौकसी जैसे लोग, उन पे जरूर 2-2, 3-3% जीएसटी का प्रावधान रखा। फिलहाल मैं आपको मध्य प्रदेश के बजट की तरफ ले जाऊंगा। जैसे अभी बताया कि कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, बातों के बतासे तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती चली आई है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो या अभी मोहन यादव जी। आप देखिए, मैं इसी राज्य सरकार का एक आर्थिक सर्वेक्षण का एक छोटा सा डाटा आपके माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखना चाहता हूं कि गेहूं उत्पादन 2324 में, जिसमें 5.84% की कमी हो गई और ये उत्पादन 34,977 मीट्रिक टन से घटकर 32,972 मीट्रिक टन तक आ गया। आकांक्षा जी, ये मध्य प्रदेश की हकीकत है। इसी तरह अन्न, दाल, दलहन, गन्ना सहित अन्य फसलों के उत्पादन में गिरावट आई, परंतु दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इसी मध्य प्रदेश राज्य में अंडा और मांस की खपत लगातार बढ़ती चली जा रही, मतलब उसकी उपयोगिता और उसकी उपलब्धता दोनों राज्य सरकार की नीतियों के कारण। चलिए ठीक है, आगे भी चर्चा करते हैं इस पर अजीत जी, आगे और जरूर बात करेंगे। पंकज जी की भी मैं प्रतिक्रिया ले रही थी। पंकज जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस बजट को? देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐसा बजट है जो मध्य प्रदेश की जन आकांक्षाओं के आधार पर बना बजट है। ये मोहन यादव सरकार का पहला बजट था और जिस प्रकार की आशा और अपेक्षा मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को इस बजट से थी, मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि उन्होंने उस आशा के अनुरूप ये बजट तैयार किया।
अभी 2-3 विषय अब तक की चर्चा में सामने आए, कुछ हमारे मित्र अजीत जी ने, कुछ हमारे जो एक्सपर्ट हैं दीपक जी, उन्होंने वो बिंदु उठाए। तो सबसे पहले आकांक्षा जी जीएसटी की बात करते हैं। अभी जो रिसेंट जीएसटी काउंसिल की बैठक थी जो वित्त मंत्री जी ने करी थी नई सरकार के गठन के बाद, उसमें सबसे बड़ा विषय यही था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की प्रक्रिया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ और असत्य प्रस्तुत करती सदन में, सड़क पर, चैनल पर। जीएसटी का कोई भी कर का विषय जीएसटी काउंसिल जिसमें हर राज्य के वित्त मंत्री होते हैं उनकी सहमति के बगैर नहीं होता। ऐसा नहीं कि जीएसटी काउंसिल कुछ भी डिसाइड कर ले। पिछले कई सालों से, जब से 10 साल से मोदी जी की सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, जीएसटी काउंसिल में कब कांग्रेस के राज्यों ने बात करी। मैं उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ ने लिखकर कहा था पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे, और सरकार बनते ही 5% सेस बढ़ाया था कमलनाथ जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर। यह उनकी सरकार के कृत्य हैं। और जब मोदी जी की सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करी तो कांग्रेस के राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर राज्य के कर कम नहीं किए। ये इनकी वस्तुस्थिति है। अभी हमारे मित्रों ने कहा कि वो गेहूं का उत्पादन कम हो गया। अरे प्रभु, वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में कम हुआ है। उसके बाद भी मेरा मध्य प्रदेश, आकांक्षा जी, गेहूं के उपार्जन में, चने के उपार्जन में देश में अव्वल है, देश में नंबर 1। मध्य प्रदेश दलहन में, तिलहन में अव्वल है, और मध्य प्रदेश का अन्नदाता इसीलिए संपन्न है। जो ठीक है पंकज जी, हर एक वर्ग को क्या मिला है आज के इस बजट में? किनकी आशाएं पूरी हुई है या निराशा भरा रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वक्त। लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से खास बातचीत की है आईबीसी 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। वो क्या कह रहे हैं आज के इस बजट को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। देश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी राहत दी है, बड़ी सौगात दी है आप लोगों ने। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि इससे अच्छा बजट उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कोई नया टैक्स नहीं है। पिछली बार से 16% अधिक आकार में ये बड़ा बजट है। हर वर्ग के लिए, गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी के लिए इस बजट में प्रावधान है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। लगभग 6,600 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं। 4,700 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का काम भी हो चुका है। और इस बार 10,000 किलोमीटर सड़कों के नए बनने के और नवीनीकरण के प्रस्ताव हैं, जो अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करेगा। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा सर, नारेबाजी करता रहा, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये विपक्ष को कभी इस तरह से होता नहीं है। जब बजट प्रस्तुत हो रहा हो, बजट पूरे प्रदेश के लिए होता है और प्रदेश की जनता के हित के लिए है। उनको उसको सुनना चाहिए और उसमें सम्मिलित होना चाहिए। शायद मुझे लगता है ये पहली बार है कि बजट को इस तरह से रोका टोकी करने की कोशिश की है। विपक्ष को प्रदेश की जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है राकेश सिंह हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था आज की तारीख में, आज के मौके पर, और बड़ी राहत देने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों को दी है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को आपने सुना, और अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ व्यापारी मौजूद है। व्यापारी वर्ग मध्य प्रदेश के इस नए बजट से कितना खुश है, क्या निराशा उन्हें हाथ लगी है? ओवर टू यू विजेंद्र, बताइए क्या कह रहे हैं व्यापारी जबलपुर के? जी हाँ आकांक्षा, मोहन सरकार ने अपना पहला फुल फ्लैश जो बजट पेश किया है, इसमें अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि किस क्षेत्र को क्या मिला है। बात महाकौशल की करें तो महाकौशल में के लिए 900 किलोमीटर की नर्मदा प्रगति पथ का प्रोविज़न किया गया है। हालांकि ये 5 साल में तैयार होगा। बातें इसकी पहले भी हुई थी और बहुत ठोस इसका डिटेल नहीं दिया गया है कि नर्मदा प्रगति पथ किस तरह से बढ़ेगा। खैर, महाकौशल के दीगर जिलों की बात करें तो सिवनी में मेडिकल कॉलेज का ऐलान इस बजट में सरकार की ओर से किया गया है, और मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिंडोरी में एक श्रीयन अनुसंधान केंद्र का प्रोविज़न है, और साथ ही साथ बालाघाट में एक आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का ऐलान इस बजट में किया गया है। लेकिन इन 3 ऐलानों को छोड़ दिया जाए तो महाकौशल या खासतौर पर जबलपुर के लिए कोई बड़ा ऐलान हालांकि नहीं है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में ही आकांक्षा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभिषेक ध्यानी जी हैं, उनसे मैं बात करता हूं। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको बजट को किस तरह से ले रहा है? बात महाकौशल के संदर्भ में की जाए या उद्योग जगत के संबंध में की जाए? देखिए, सरकार का ये पूर्ण बजट पहला है, तो अगर आप घोषणाओं की बात करें तो घोषणाओं के हिसाब से बोलूँगा मैं कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया।
पर घोषणाएं आने वाले सालों में देखना पड़ेगा कि कितनी सार्थक और सिद्ध होती हैं। एट द सेम लेवल अगर आप देखिए कि 3,65,000 करोड़ का बजट, 16% की बढ़ोतरी, बट आप ये भी देखिए कि 2,61,000 करोड़ का व्यय। अब राजकोषीय घाटा कहीं कोई बात नहीं करता, फिस्कल डेफिसिट ये 55,708 करोड़ रुपए का है, जो 4% है जीएसडीपी का। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। 3,300 करोड़ की आर्थिक जो मदद अभी मिली है केंद्र से, वो फिर यूज़ कहीं ना कहीं होना है। पर मैं चाहता हूँ कि हर सेक्टर्स के लिए सरकार को ये बताना चाहिए कि जो उन्होंने पुराने जो घोषणाएं की थी वो आज तारीख तक उसमें कितनी कंप्लीट कर चुके हैं। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स महाकौशल के लिए हुए बजट प्रोविजन से संतुष्ट है या आपको लगता है कि उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी? नहीं, मेरी उम्मीदें और हमारे चैम्बर की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखें तो जबलपुर इसमें पिछड़ा हुआ है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर तरफ ही जो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का असर होता है। जबलपुर को अगर हमें आगे लेके आना है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पूरे प्रदेश के लिए एक जैसी होती है, परंतु यहाँ पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो सरकार का ध्यान यहाँ होना चाहिए विशेष उद्योगों को लाने के लिए। हालांकि रीजनल इन्वेस्टर समिट जबलपुर में करने जा रही है मोहन सरकार, लेकिन फिर भी उद्योग जगत, व्यापारी जगत, दीपक जी आप किस तरह से आंकते हैं इस बजट को जगदीश देवड़ा जी के? एक्चुअली में ये बजट देखा जाए तो लगभग कैरी फॉरवर्ड ही है, इसमें कोई नया चेंजिंग तो नहीं देखा गया है। बाकी किसान वर्ग को, महिलाओं वर्ग को लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन उद्योग को लेके ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में हर एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ कई सालों से बंद चल रही हैं। इस पर काफ़ी व्यापारी वर्ग को उम्मीद थी कि ऐसी कोई घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती कि उन बंद फैक्ट्रियों वालों से चर्चा कर कैसे चालू की जाए, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री चालू होती है तो सरकार को टैक्स भी मिलता है और रोजगार भी उपलब्ध होता है, रेवेन्यू भी मिलता है और साथ ही साथ उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए आकांक्षा, तो यहाँ व्यापारी और उद्योग वर्ग और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बजट पर बहुत कुछ उम्मीदें कुछ और थी, कुछ कम मिला है, लेकिन फिर भी बजट को सभी वर्गों का साधने वाला जरूर ये मान। और विजेंद्र, एक बात बहुत अच्छी कही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पिछले बार जो घोषणाएं हुई थी उनमें से कितनों को अमली जामा पहनाया गया, क्या कुछ फुलफिल हुआ है, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आप बताइए, विपक्ष को आखिर क्या उम्मीद थी आज के इस बजट से, या आप यही चाह रहे थे कि सिर्फ नर्सिंग घोटाले पर चर्चा हो, बजट पेश हो ही ना? नहीं, बजट पेश नहीं होगा तो प्रदेश का जो आधार है वो कैसे बन के आएगा। भले ही ठीक है कैरी फॉरवर्ड, जैसे हमारे जबलपुर के उद्योगपति मित्रों ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड है ये बजट, वो हकीकत में कैरी फॉरवर्ड। अजीत जी, लेकिन सुनना तो नहीं चाह रहा था ना विपक्ष, एक बार भी मतलब ऐसा टाइम नहीं आया कि शांति से सुना गया हो बजट को? नहीं, विपक्ष चाह रहा था कि भैया जो लाडली बहना है जिसने इन्हें सरकार में बिठाने का काम किया, उसकी ने घोषणा की थी कि चुनाव के तत्काल बाद उसके 3,000 रुपए कर दिए जाएंगे। उसके 3,000 रुपए की घोषणा सुनना चाह रहा था विपक्ष सुनना चाह रहा था। जो किसानों की आय दुगनी करने की बात मोदी सरकार से लेके 20 साल तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती चली आई है। किसानों का गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 रुपए की घोषणा करने जा रही है कि नहीं जा रही है मोहन सरकार? विपक्ष ये सुनना चाह रहा था ना आदरणीय आकांक्षा जी, परंतु क्या हुआ, वही ढाक के 3 पार, वही सिर्फ घुमा के अपना कान पकड़ लो, नाक पकड़ लो, वही कहानी आ गई सामने। युवाओं को किस तरीके से रोजगार देंगे, परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी आगे, कैसे विश्वसनीयता कायम होगी प्रदेश के युवाओं के बीच में इस सरकार का। अब आप देखिए मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अजीत जी, इन सब मुद्दों पर आपको सरकार को आज घेरना था, बजट को आप सुनते, उसका आकलन करते, उसके बाद अपनी बातें रखते, लेकिन आप लोगों ने तो नर्सिंग घोटाले को लेकर के वहां पर अपनी बात रखी, उसके बाद सदन से आपने वॉकआउट कर लिया। तो फिर जब आप बजट आपने सुना ही नहीं तो फिर सरकार को घेरेंगे कैसे, के अंदर हुआ क्या? देखिए आदरणीय आकांक्षा जी, बजट को सुना भी है, समझा भी है, परंतु आप देखिए ना जो वित्त मंत्री महोदय बजट प्रस्तुत कर रही थी, उनके जस्ट पीछे फ्रेम में वो व्यक्ति था जिसने लाखों युवाओं के साथ मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला करके युवाओं के साथ छलावा किया। आज देखिए पूरे नर्सिंग के छात्र नर्सिंग कॉलेजों के अंदर मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के छात्र प्रवेश लेने आते हैं। आज क्या है, पूरे देश में मध्य प्रदेश की व्यापम से जो छवि खराब हुई थी उसको दुगनी स्पीड से जाके फिर खराब कर दिया। उसका सिर्फ और सिर्फ दोषी विश्वास सारंग है। वही बेशर्मी की तरह किस तरीके से वित्त मंत्री के पीछे बैठे किस तरीके से हंस रहे थे, लाखों लोगों के युवाओं का, छात्रों का जीवन बर्बाद करके इस मध्य प्रदेश की साख पे बट्टा लगा के
तो ठीक है विपक्ष पंकज जी, उनके इस्तीफे इस की पर मांग आप कर रहा उत्तर था, दीजिए उनको कि विपक्ष लगातार ये बोलता रहा है कि नरसिंह घोटाले पर उन्हें चर्चा करनी है, फिर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि कोर्ट में केस है तो इस कारण कर नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद हालांकि चर्चा भी होती है, तो विपक्ष को सुन क्यों नहीं लिया जाता है कि वो चर्चा की मांग कर रहे हैं? चर्चा कर लिया जाए तो हो सकता था कि आज जो बजट पेश हुआ है उस दौरान जो हो हल्ला विपक्ष की तरफ से किया गया तो सब कुछ स्मूथली हो जाता, साथ लेकर के भी तो चल सकती है ना सरकार। देखिए आकांक्षा जी, विपक्ष सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करता। विपक्ष ने कभी भी ये विषय प्रस्तुत नहीं किया कि जिस विषय पर सीबीआई की जांच हो और जो न्यायालय में उस पर स्थगन नहीं आता विधानसभा के नियम के आधार पर, और विपक्ष की सहमति से कल अब तक का मध्य प्रदेश विधानसभा का सबसे लंबा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी विषय पर रखा। विपक्ष के सब लोगों ने अपनी अपनी बातचीत करी। कल सदन कब तक चली है? देर शाम तक सदन चली कल मध्य प्रदेश विधानसभा की, और विपक्ष के जितने वक्ता थे सबने बातचीत करी। एक भी वक्ता, मैं नेता प्रतिपक्ष के, कोई भी सत्य नहीं पेश कर पाए, सिर्फ अखबारों की कतरने लहराते रहे, अखबार की कटिंग, कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। नरसिंह का विषय कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ की 2019-20 की सरकार के समय का है, जब विजयलक्ष्मी यादव जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी। 2018 में ऑल इंडिया नर्सिंग काउंसिल ने काउंसलिंग के अधिकार स्टेट काउंसिल को दे दिए, तब की गड़बड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका पर्दाफाश किया। पंकज जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है, वो तो कह रही है कि उस समय जितने भी अनफिट कॉलेज पाए गए थे हमने उनको सस्पेंड किया, हमने उनको अनरजिस्टर किया और बाकी हम पूरे नियम कानून भी ठीक करने वाले थे, लेकिन सरकार गिरा दी गई। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ पंकज जी, नरसिंह घोटाले के ऊपर हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम बजट के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी बोलिए। तो सुन लीजिए आकांक्षा जी। हाँ मैं आ रही हूँ पंकज जी, बस आ रही हूँ। दीपक जी भी कुछ कह रहे हैं। आकांक्षा जी, तो एक तरफा डिबेट हो जाएगी ना कि मैं एक मिनट पंकज जी, मैं आ रही हूँ ना, एक तरफा डिबेट नहीं होगी, आपको पूरा मौका मैं दूंगी कि आप अपनी बात जरूर रखें। पूरी होने दीजिए, एक मिनट बस, मैं दीपक जी से बात करूँ। पंकज जी एक मिनट, मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। दीपक जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं दोबारा आप ही के पास आऊंगी। दीपक जी बोलिए। मैं बहुत संक्षिप्त में 3 विषय बताना चाहूंगा जी। मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2021, इससे बड़ी उम्मीद थी प्रदेश को। मेरी आवाज आ रही है आप पे? हाँ, एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2021, इससे बड़ी उम्मीद है जी। उसमें पिछले 1 साल से ग्वालियर जिले की 38 इकाइयों पे जो सब्सिडी आनी थी नहीं आ रही है। तो हमने जब इसमें मीटिंग हुई थी भोपाल में, उसमें भी कहा था कि जैसे सरकार अन्य योजनाओं का सिंगल क्लिक में 5 तारीख को पैसा जाना है, गवर्नमेंट एक सिंगल क्लिक दबाते हैं और उसके बाद सभी हितग्राहियों पर पैसा पहुंच जाता है। एमएसएमई प्रोत्साहन नीति, इसमें कि उद्योगपतियों को सब्सिडी देनी होती है, इसमें सब्सिडी सरकार की एजेंसियों से, जिले की समिति से पास होने के बाद भी 1-1 साल तक नहीं आ पा रही है। हाँ। तो जहां हमें उस राशि को बैंक से इंडस्ट्री उद्योगपति ने दिया होता है, उनको ब्याज देना है, लेकिन जो सब्सिडी सरकार को तय अनुसार समय पर देना चाहिए सरकार से नहीं आ पा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्वालियर में पिछले 1 साल से सब्सिडी के जो 12 करोड़ से अधिक की राशि आनी है वो नहीं आ पा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आज आपको जानकारी होगी और शायद सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इस बात पे कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी कहीं दी जाती है तो उन 3-4 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम शुमार है। जहां महाराष्ट्र और गुजरात में 5 और 6% स्टाम्प ड्यूटी है, मध्य प्रदेश में वही चीज 9.5 से 12.5% है, लगभग दुगनी स्टाम्प ड्यूटी है। उसके चक्कर में हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति मकान खरीदता है, एक आम आदमी भी अफेक्टेड है, अगर 20 लाख रुपए का मकान खरीदता है तो उसको 1 लाख रुपए अधिक स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और इस चक्कर में उल्टे सीधे एग्रीमेंट, पावर अटॉर्नी, ये सब चीजें होती हैं। तो मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कि स्टाम्प ड्यूटी को हिंदुस्तान के जो अन्य राज्य हैं, हम एक तरफ बात करते हैं गुजरात मॉडल की, हम हर चीज की गुजरात में बहुत चल रहा है, तो क्यों मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा सरकार से रख रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आप जो अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे वो आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर दीपक जी से भी कुछ मेरे सवाल है वो भी मैं जरूर पूछूंगी। मैं निवेदन कर रहा था आकांक्षा जी कि अभी हमारे अर्थशास्त्री मित्र ने बात करी राजकोषीय घाटे की। राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश का इस बजट का 4% की राजकोषीय घाटे की सीमा के भीतर है। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का बंटाधार कांग्रेस सरकार के समान का ओवरड्राफ्ट नहीं है, कभी किसी लोन की ब्याज की पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुई, कभी कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है, हम पावर प्रोडक्शन में सरप्लस है, रोड डेवलपमेंट देखिए मध्य प्रदेश का,
मिलेट की बात करिए, सिंचाई के लिए बजट का प्रावधान, शिक्षा के लिए प्रावधान, महिला बाल विकास के लिए 81% अधिक बजट बढ़ाया, हेल्थ के लिए 34% अधिक बजट बढ़ाया, सिंगल्स के लिए विशेष बजट की तैयारी, गौवंश की रक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए के स्पेशल बजट की तैयारी, विशेष कानून की तैयारी, पार्वती चंबल की बात हो, केन बेतवा की बात हो, महादेव से महाकाल परिसर से लेके खाटू श्याम जी का परिसर, राजस्थान तक का परिसर, चीता राज्य मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, घड़ियाल स्टेट मध्य प्रदेश, गिद्ध का मध्य प्रदेश। तो पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, वन्य प्राणी के क्षेत्र में, जनजाति के क्षेत्र में, अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे डिंडोरी में हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं कि जहाँ पर मिलेट के लिए स्पेशल रिसर्च की जाएगी। जैविक खेती में देश भर में मध्य प्रदेश का योगदान 40% का, पशुपालन के लिए विशेष बजट का प्रावधान, कृषि के लिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की योजना के तहत जी पूरे राज्य में बिल्कुल पंकज जी, बजट की वो तमाम बड़ी बातें जो आज के इस बजट में रही हैं वो हम भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा कि जबलपुर से सवाल उठाया गया कि सरकार की तरफ से ये भी शो करना चाहिए कि पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी उन्हें कितना फुलफिल किया गया है। आकांक्षा जी, उसका रिपोर्ट कार्ड इस विधानसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस चुनाव के पहले रखा था, बीजेपी की पिछली सरकार का रिपोर्ट कार्ड, और यही काम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में किया। तो उस रिपोर्ट कार्ड में शब्दशः वर्णन था, क्या किया था, क्या कहा था, क्या किया और क्या करेंगे। और अभी भी संकल्प है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, बढ़ी 140 से 142 हुई, जो 11,000 होती थी दिग्विजय सिंह सरकार के समय। घाटे का बजट होता था, घाटे का बजट नहीं है। 23,000 करोड़ का बजट था, 3,65,000 करोड़ का बजट, 16% की ग्रोथ है बजट की साइज में, पर कैपिटा इनकम में की वृद्धि, शिक्षा को बजट, स्वास्थ्य को बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट, मेट्रो की बात कर लीजिए, सिंगर्स की बात कर लीजिए, सारे क्षेत्र में बजट की वृद्धि है। और कोई नया कर मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। साधुवाद के बात है मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी। अजीत जी से मैं रिएक्शन लेती हूँ। अजीत जी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तो और क्या उम्मीद आप कर रहे थे? कुछ और टैक्स चाहते थे या टैक्स में कमी की जाए? और क्या मांग है विपक्ष की? और सरकार तो कह रही है कि हमने सभी से सुझाव मांगे थे। देखिए आदरणीय आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र के अनुसार इस राज्य में कोई कमी नहीं है, सारे चारों तरफ सुशासन आ चुका है, सब विकास की गंगा बह रही। भैया तो अमित शाह जी ने कहा था जो करा है करेंगे, और जो कहा है आगे करेंगे। 3,000 रुपए लाडली बहना की घोषणा भी करवा दो आप, उस पर क्यों आपने कॉर्क लगवा दिया कि अब आगे इस राशि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि भाई इतनी कैपिटल इनकम बढ़ गई, ये दुर्भाग्य है आकांक्षा जी। इस मध्य प्रदेश में कोई बच्चा आज पैदा हो रहा होगा जब हम और आप बात कर रहे हैं 52,000 रुपए का कर्जा लेके पैदा हो रहा है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। महिला बाल विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। इनके खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाटी भितरवार के मोहन सिंह राठौर जी ने प्रश्न उठाया कि 80% उनकी विधानसभा की आंगनबाड़ियां खत्म हो चुकी है, वहां पर कुछ नहीं है। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के लगभग सारे विधायकों ने खड़े होकर कहा कि उनके यहाँ आंगनबाड़ियां, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, वहां पर जरा भी सुविधा नहीं है, कुपोषण के बच्चे शिकार हो रहे हैं। फिर इनके कैलाश विजयवर्गीय जी खड़े हो गए, भाई मध्य प्रदेश पे अगर कोई आर्थिक वो है दबाव, तो आप सब लोग जन सहयोग से आंगनबाड़ियां और ये करिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि साहब कहीं कोई नहीं है, लाभ का बजट है, सब कुछ है। अरे भाई साहब, अगर लाभ का बजट है तो लाडली बहनों के 3,000 भी करवा दीजिए आप। रोडों की बात कर रहे हैं, सवाल हमेशा से विपक्ष उठाता रहा है और ऐलान भी किया गया था पिछली सरकार में। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 1250 ने जी उत्तर ले लीजिए। आप रोडों की बात कर रहे हैं, मैं 15 साल से सीधी सिंगरौली के जो रोड है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, कोई टैक्स नहीं लगा। मध्य प्रदेश के अंदर आप चाहे स्टेट हाईवे पे चल लीजिए, चाहे NHAI की रोड, ठीक है अजीत जी, उत्तर भी ले लेती हूँ। पंकज जी, एक तो लाडली बहना योजना के बारे में आप उत्तर दीजिएगा कि 1250 से 3,000 रुपए का ऐलान किया गया, हालांकि अभी जरूर उसके लिए आपने बजट यहाँ पर सैंक्शन किया हुआ है। बिल्कुल देता हूँ। देखिए आकांक्षा जी, कांग्रेस पार्टी फिर भ्रम उत्पन्न कर दी। अभी हमारे मित्र ने क्या कहा कि सरकार ने कहा था चुनाव के तत्काल बाद 3,000 रुपए कर देंगे लाडली बहना का। कब कहा बताइए जरा। मैं फिर शिवराज सिंह जी ने कहा, अरे सुनो तो लो, शांति सुनो अजीत जी सुनो। चुनाव के तत्काल बाद करेंगे ऐसा नहीं कहा। शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कि क्रमशः इसको बढ़ाया जाएगा। 1,000 रुपए से प्रारंभ किया, 1250 किया, और 5 साल का हमारा संकल्प पत्र है। 5 साल में
2700 भी मिलेगा, 3100 मिलेगा, 1,200 का बोनस मिल रहा है, 1250 मिल रहा है, 3000 भी करेंगे। हम तो उनसे जानना अच्छा, ये योजना कब से चालू हुई? बताइए ना, ये योजना कौन से महीने में चालू हुई, जरा ये बता दीजिए। जो कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना बंद कर लेकिन देंगे। पंकज जी आप, लेकिन देखिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हालांकि आप ये सही कह रहे हैं नहीं, चुनाव की बात नहीं कहा ना भाई, तत्काल बात। अरे लेकिन ये क्या बात हुई पंकज जी, जनता तो यही सोच रही है ना कि अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो लाभ उन्हें मिलेगा। देखिए आकांक्षा जी, लाभ मिलेगा और भला भी होगा, दोनों काम होंगे, और क्रमशः बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। ये तो कहते थे बंद कर देंगे, तो दोबारा भी तो वही तो विपक्ष पूछ रहा है कि कब बढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ क्या अलग से प्रावधान है? एक बार ही बढ़ा के रह गए आप चुनाव के समय से। तो सरकार तय करेगी ना कब बढ़ाना है। अरे आप बढ़वा दो ना, पहले तो आपने 2 महीने में बढ़ा दिए थे, चुनाव आने वाले थे, हम अब तो 6 महीने से ऊपर हो गए तब नहीं बढ़ा पा रहे आप। अरे भाई साहब, आप उसको बढ़वा पार्टी बचा रही है, सुनिए, आप उसको और बढ़वाइए ना। अरे आदरणीय पंकज जी, लोकतंत्र को आप आज घोषणा करिए कि मोहन यादव जी के सामने आप बात रखेंगे, और वो नहीं मानेंगे तो आप धरने पे बैठेंगे कि मुझे टीवी चैनलों पे जवाब देना पड़ता है, मैं पेश नहीं कर पाता। देखिए पंकज जी, अजीत जी आपको बकायदा सुझाव भी दे रहे हैं, आप लोग देखिए सुझाव दे रहे हैं कि आप पूछ करके आइएगा कि मुझे टीवी चैनल्स में डिबेट में बैठना पड़ता है तो उत्तर देना पड़ता है। ठीक है अजीत जी, पंकज जी आप धरने पे बैठिए, तैयारी पर आप। ठीक है अजीत जी, पंकज जी एक मिनट, मैं दीपक जी से भी सवाल पूछ लूं, बतौर इकोनॉमिस्ट वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जनता ये भी जानना चाह रही है कि एक इकोनॉमिस्ट किस तरीके से देख रहे हैं। तो लीजिए पंकज जी, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस से जी कि वो कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली से लेकर भोपाल तक झूठ बोलती है, जो असत्य कथन प्रस्तुत करती है, जो झूठे आंकड़े पेश करती सदन में, जिसके नेता हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, जिसके नेता हिंदुओं को नफरत करना बताते हैं, इसका उत्तर कौन देगा? समझ एक्शन करेंगे आज के व्यवहार पर मध्य प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए अजीत जी इसका, फिर मुझे दीपक जी के भी पास आना। अजीत जी, ठीक है पंकज जी, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं। घोटाले में 20 साल से लगातार मध्य प्रदेश में 10 साल से केंद्र में हार रहे चुनाव, भ्रष्टाचारी मंत्री, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जो पत्र लिखा है वाइस चांसलर को, जनता को भ्रमित जो करने कि वाले नियम लोग, विरुद्ध तरीके से जिनकी मान्यता भ्रष्टाचार करने वाले लोग, प्रदान करने के लिए दबाव बनाया गया, जिस तरीके से मलय कॉलेज भोपाल को मान्यता दिलाई, लगातार 17 कॉलेज फिर 22 कॉलेज, इन कॉलेजों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नर्सिंग कॉलेजों को दिलाई। आप लोग क्यों IT सेल की मीडिया चला रहे हैं? देश के हिंदुओं ने आपको अयोध्या की सीट हरवा के जवाब दे दिया पंकज जी। आप देश के हिंदुओं को शकल दिखाने के लायक है भारतीय जनता पार्टी। पंकज जी, अजीत जी, देखिए मैंने पर्याप्त समय दिया आप दोनों को अपनी बात रखने का, आगे भी चर्चा हम करेंगे। पंकज जी, अजीत जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए ना। पंकज जी, अजीत जी, पर्याप्त समय मैंने दिया है, मैं दीपक जी से भी यहाँ पे प्रश्न कर लूँ, वो भी पैनल में बैठे हुए हैं। दीपक जी, आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई यहाँ पर कि MSP की सब्सिडी, इसके साथ ही रियल एस्टेट में जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है उसमें काफ़ी अमाउंट जो वापस आता है वो मध्य प्रदेश की तरफ से दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश को उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि सुझाव हमने मांगे, सब लोगों की एडवाइस लेकर के ही हमने ये बजट पेश किया, तो बतौर इकोनॉमिस्ट क्या सुझाव आपकी तरफ से नहीं जाते हैं, या कोई ऐसा पैनल नहीं बना होता है क्या कि आपकी जो मांग है वो भी पहुंचे सरकार तक? बिल्कुल मैं आपसे 4 चीजें पूछना चाहूंगा, आपके साथ दोनों पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा प्रश्न रहेगा इस पे कि हमने 4 सुझाव आप जो दिए थे, सुझाव गए थे, उसमें से मैं 4 सुझाव पर चर्चा कर रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हर जिम्मेदार व्यक्ति से कि वो सुझाव क्या गलत थे। सुझाव नंबर 1, पेट्रोल डीजल पे वैट की दर समीपवर्ती राज्यों के समान होनी चाहिए, एक। सुझाव नंबर 2, प्रोफेशनल टैक्स समाप्त किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, यहां प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है, लेकिन MP में लगता है। सुझाव नंबर 3, स्टाम्प ड्यूटी की दरें अन्य प्रदेशों के समान होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 9.5 से 12.5, गुजरात में 5 से 6, महाराष्ट्र में 5 से 6, लगभग दुगनी स्टाम्प ड्यूटी। सुझाव नंबर 4 जो हमने भेजा था, इसमें
एमएसएमई प्रोत्साहन नीति, जैसे आप अन्य योजनाओं में सिंगल क्लिक पे पैसा ट्रांसफर करते हैं, एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2021 जो कि प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो भी उसकी राशि सैंक्शन हो जाए, राशि पास हो जाए जिला स्तरीय समिति से, कलेक्टर के साथ से पास होने के बाद सिंगल क्लिक से पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। उसके बाद भी 1 साल हो गया है। मेरा आपके साथ जुड़े हुए सभी पैनलिस्ट से सवाल है, इन चारों सुझाव मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरा बजट है, गरीब, महिला, युवा और किसान, इन पर हमने विशेष तौर से ध्यान दिया है। शिक्षा चिकित्सा पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है और सर्वस्पर्शी बजट है, इसमें सभी वर्गों का हमने विशेष चिंता की है। कोशिश हमने ये सर, नया टैक्स कुछ नहीं है, कोई भी नया टैक्स नहीं लगा है, जितनी योजना चल रही है वो सब चलेंगी। आखिर सर, लाडली बहना को लेकर अच्छा खासा प्रोविजन किया आप लोगों ने। अब वो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है, ये दावा है मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। अच्छा खासा प्रोविजन की। चलिए, तो एक्सक्लूसिवली नवीन सिंह के साथ आपने देखा ABC 24 पर बोल रहे थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जुड़े। उन्होंने कहा कि नया टैक्स हमने नहीं लगाया है, लाडली बहना योजना के लिए अच्छा खासा हमने बजट में प्रावधान किया है। और दीपक जी ने भी जो सुझाव दिए थे, और विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ भी रुख करते हैं। लेकिन छोटा सा मैं यहाँ पर आंसर ले लेती हूँ पंकज जी से। पंकज जी, सुझाव अर्थशास्त्री दीपक अग्रवाल बता रहे थे, ये तमाम सुझाव उन्होंने दिए, लेकिन उनका कहना है कि इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। और जब एज अ इकोनॉमिस्ट वो जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, तो व्यापारियों का और जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनका भला कैसे होगा? देखिए आकांक्षा जी, दीपक जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि दीपक जी के समान बहुत सारे अर्थशास्त्री मित्र अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। दोनों चीज़ आवश्यक है। और जब भी वित्त की व्यवस्था बनती है तो बहुत सारे लोगों से जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं दीपक जी के समान, उनसे सुझाव लिए जाते हैं और समय काल परिस्थिति के आधार पर उन सुझावों पर अमल किया जाता है। कुछ सुझावों पर तत्काल अमल होता है, कुछ सुझावों पर अगले कार्यकाल के लिए, अगले बजट के लिए उनको लंबित किया जाता है। तो दीपक जी के समान बहुत सारे और भी विद्वान अर्थशास्त्री मित्र होते हैं जिनसे चर्चा करके बजट तैयार किया जाता है। सरकार के वित्त विभाग के एक्सपर्ट हैं, योजना जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, उसके लोग हैं। मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों की स्थिति है, मध्य प्रदेश की राजस्व की स्थिति है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति, लैंडलॉक स्टेट है। इन सब चीज़ों के आधार पर कई चीज़ों को व्यापक तौर पर, खाली अर्थ का आधार नहीं होता आकांक्षा जी बजट में, अर्थ के साथ सामाजिक क्षेत्र का, भौगोलिक, उस क्षेत्र की जनसंख्या, हमारे यहाँ की उद्योग धंधे, वनस्पति, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ऊर्जा, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि समग्रता से देखें तो हो सकता है दीपक जी को लग रहा हो कि उनके जो विषय वो बिंदुशः नहीं सम्मिलित हो पाए, लेकिन व्यापक तौर पर यदि बातचीत करेंगे तो ऐसा बजट है जो सबके कल्याण का है। आ रही हूँ। आपका जो भी प्रश्न है वो पंकज जी से, उसका जवाब में हम ले लेंगे। और उसके अलावा भी दीपक जी के सुझावों का सदा स्वागत है, और भी सुझाव प्रेषित करें, क्योंकि यदि ऐसा आवश्यक नहीं है कि बजट में यदि कोई विषय नहीं है। अजीत जी एकदम व्यंग कस रहे हैं अपनी इस मुस्कुराहट से, ये बात तो तय है। अजीत जी मैं आ रही हूँ, देखती हूँ क्या कह रहे हैं वो। दीपक जी एक मिनट बस, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। दीपक जी, हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त विधानसभा मध्य प्रदेश से ही लाइव जुड़े हुए हैं। बताइए विवेक, क्या अपडेट है आपके पास? और आज आपने पूरा बजट पेश होते हुए भी देखा, विपक्ष की नारेबाजी भी देखी आज आपने, बताइए। देखिए, अक्सर ये अनुमान होता है कि जब चुनावी साल नहीं होता है तो बजट जो है वो जनता पर कई सारे कर लादे जाते हैं, कई सारी जनता को लेकर कहीं ना कहीं जो है बजट में उतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं होती। लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट है, ये कहीं ना कहीं जनता के लिए यदि हताशा वाला भी नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता को खुश करने वाला भी बजट कह सकते हैं इसको, क्योंकि कोई भी टैक्स सरकार की तरफ से इस बजट में नहीं लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स में छूट मिल जाए, या फिर लाडली बहना की राशि बढ़ाने का प्रावधान हो, या और भी जो प्रावधान की जो अनुमान लगाए जा रहे थे,
थे वो जो सरकार की तरफ से किए जाने थे वो नहीं हुए, और उस पर वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि हमारा जो सरकार का जो संकल्प पत्र है वो 1 साल के लिए नहीं है, वो 5 साल के लिए है, और जनता से जो हमने वादे किए हैं वो एक एक वादे हम पूरे करेंगे। इसलिए हम 5 साल तक जनता के साथ, जनता के विकास के लिए ये जो बजट लेकर आए हम 5 साल तक पूरे वादे पूरे करेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए कि जो जीडीपी है मध्य प्रदेश की वो 9.37% है, ये काफ़ी अच्छी बात है, और प्रति व्यक्ति आय भी जो है 1,42,000 के आसपास मध्य प्रदेश की है, तो ये भी एक मध्य प्रदेश के लिए अच्छे संकेत है। दूसरी तरफ जो कर्ज की लिमिट है वो भी मध्य प्रदेश कर्ज की लिमिट में, कर्ज जो हर महीने कर्ज लिया जा रहा है वो भी जो है लिमिट में ही लिया जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है, जीडीपी है, और जो सकल जो आय व्यय और आय का जो अनुमान है वो भी जो है सरकार का काफ़ी अच्छा है, और इसलिए बजट में जो सरकार ने टैक्स जनता के ऊपर नहीं लगाए इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप लगाया है कि जिस विपक्ष को इस बजट को सुनना था और सुनकर जनता तक पहुंचाना था, यदि इसकी खामियां थी तो जनता तक बतानी थी, लेकिन उस विपक्ष का आज रवैया जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि उसने बजट नहीं सुना, और ये रवैया जो है विपक्ष का ठीक नहीं है, ये भी वित्त मंत्री ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। पूरे बजट की यदि हम बात करें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बजट को सर्वस्पर्शी, समावेशी और जनता के हित का, जनता का बजट कह रही है, तो विपक्ष इस बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन बजट आ गया है, अब बजट का विश्लेषण अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन जनता को यहाँ पर वाकई विवेक हम भी बजट का विश्लेषण कर रहे हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार ले रहे हैं, और एक्सपर्ट भी खुद हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अजीत जी आपसे एक सवाल है। दीपक जी मैं आ रही हूं आपके पास। अजीत जी आपसे एक सवाल ये कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी यही आरोप लगाया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है कि यदि बजट में कुछ खामियां थी तो आप सुनते, जनता के बीच लेके जाते। कल ध्यान आकर्षण में आपको पूरा मौका दिया गया कि आप चर्चा करें, लेकिन आज बजट वाले दिन भी वही रवैया। बजट पे चर्चा होगी ना आकांक्षा जी, बजट पे तो चर्चा होगी सदन के अंदर, उसमें आ जाएंगी खामियां, किस तरह की खामियां है, क्या है, ये सब वित्त मंत्री जी और पूरी सरकार के सामने आ जाएगी। सरकार ये ना सोचे कि विपक्ष की नजर नहीं है, जनता के हित की, प्रदेश के हित के लिए विपक्ष पूरी तरीके से सजग है, एक एक विधायक सजग है। उसी सजगता के लिए तो कह रहे हैं, विपक्ष मांग कर रही थी कि भाई विश्वास सारंग ने जो कल सदन को गुमराह किया झूठ बोलकर अपने वक्तव्य में, उसके लिए उनका इस्तीफा ले लो और एक ज्वाइंट कमेटी बना दो असेंबली के विधायकों की, वो उसकी जांच कर ले जाके कि अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग दोषी हैं, तब तक उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। भैया छात्र की तो बात कर रहे हैं, विश्वास सारंग ने कोई कांग्रेस पार्टी की जमीन तो दबाई नहीं है कि किसी नेता की जमीन दबा दी। हाँ, लिंक रोड पर जरूर कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे थे मारुति का शोरूम रिहायशी इलाके में, तो उसको कमलनाथ जी की सरकार के समय बंद करवा दिया। ठीक है अजीत जी, अनैतिक गतिविधियों के लिए तो कमलनाथ जी ने किसी को छोड़ा नहीं। दीपक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी बोलिए। पंकज जी ने जो कहा था उस पर आप जवाब देना चाह रहे थे। दीपक जी संक्षिप्त में अपने बात रखिएगा। हाँ, मेरे को 2 मिनट का समय लगेगा प्लीज। और मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश की बड़ी समस्याएं उठाई जा रही हैं जी। आज इस बजट में नहीं आ पाए, लेकिन फिर पंकज जी से मेरा आग्रह है इन सुझावों को आप जरूर आगे पहुंचाएं, और इन सुझाव से कहीं भी सरकार का नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे पेट्रोल जीएसटी पे अगर रेट समीपवर्ती राज्यों के बराबर होगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100% बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर स्टाम्प ड्यूटी अगर अन्य राज्यों की अपेक्षा बराबर रहेगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रियल एस्टेट का व्यापार बढ़ेगा, लोग आम आदमी मकान आराम से खरीद सकेगा। तो इसमें किसी भी जो हमारे सुझाव में, ये सब सकारात्मक सुझाव हैं, इसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, और किसी भी सुझाव में हम टैक्स की दर समीपवर्ती राज्यों से कम करने की नहीं कह रहे हैं। हमारा एक ही मांग है, उनसे बराबर की जाए। इसी प्रकार जो एमएसएमई प्रोत्साहन नीति है, सरकार की एक बहुत ही बड़ी नीति है एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2021। इसमें जो सब्सिडी आप देते हैं, जो सब्सिडी, उस सब्सिडी के एक आम युवा जाके उद्योग लगाता है, वो सब्सिडी
जिला स्तरीय समिति से पास हो जाती है, उसके बाद उसको अगर तुरंत मिलेगी तो निश्चित ही बहुत सारे प्रदेश में औद्योगिकरण की नई लहर दौड़ेगी। काफी युवा जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जब एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2021 जो कि बहुत शानदार नीति है मध्य प्रदेश की, उसको पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको सब्सिडी का फायदा लेने का मौका आता है तो समय पर नहीं मिल पाता है। उससे एक इंडस्ट्री को, एक उद्योग को जब फायदा नहीं मिलता है तो उसको देखा देख के 100 लोग पीछे हो जाते हैं। तो मेरा पंकज जी आपसे आग्रह है, इन तीनों सुझावों को बहुत गंभीरता से, ये तीनों सुझाव एक सकारात्मक सुझाव हैं, इनको आप गंभीरता से लें। आज बजट में नहीं आया है, लेकिन जिस दिन ये पास हो जाए उस दिन उसके एक साल बाद आप देखेंगे तो निश्चित ही कहीं भी सरकार का रेवेन्यू कम नहीं होगा। 3200 करना और लाडली बहनाओं के 3000। और देखिए भाई साहब, नहीं माने था तो आपको धरने पे बैठना है वहीं सामने। सुनिए भाई साहब, हमारी और दीपक जी के निवेदनों को लेकर जा रहे हैं कि धरने पर आपको इनका साथ देना पड़ेगा। ठीक है अजीत जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास और दीपक जी से भी उत्तर ले लूंगी मैं। हमारे साथ संवाददाता होंगे। एक मिनट अजीत जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलते हैं इंदौर। बीजेपी का इंदौर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कह रहा है वो भी जान लेते हैं। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए रवि, इंदौर के व्यापारी क्या कह रहे हैं आज के बजट पर? देखिए हमारे साथ में सीनियर बिजनेसमैन अशोक जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर, आज का ये जो बजट रहा है, ये सही मायनों में इस बजट को लेकर आपको क्या कहना है? क्या ऐसी महत्वाकांक्षा योजना है जो आम जनता से हितैषी हैं आपको लगता है इस बजट को लेकर? देखिए, कुल बजट 3,65,000 करोड़ रुपए का दिया है, जबकि केंद्र सरकार की जीएसटी से कुल प्राप्ति 1,70,000 रुपये करोड़ 1,70,000 करोड़ प्रति माह होती है। अर्थात 2 माह का जो उनसे जीएसटी का कलेक्शन है उसका पूरा बजट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इस तरह की कर प्राप्ति, इस तरह का बजट होना इतना मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा है और हमें बहुत आगे बढ़ना है। मैं आपको एक स्लाइड बताऊं, अगर इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल आप ये बता सकते हैं, जो राजस्व व्यय है, जो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बहुत छोटा सा प्रतिशत पूंजीगत व्यय पे कर रहे हैं, अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत है क्योंकि हमारी बहुत सारी योजनाएं, लाडली बहना, सैलरीज और इस पे चले जाता है। आप देखेंगे तो इसमें इतना सा ये जो ब्लू पोर्शन है वो सिर्फ पूंजीगत व्यय है, अर्थात मुश्किल से ये 5-7% है। जब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करेंगे तब तक उद्योगों का, व्यवसाय का विकास होना मुश्किल होगा। हमारे प्राप्ति का अधिकतर भाग अगर हम सैलरीज पर और योजनाओं पर खर्च कर देंगे, मतलब जो गरीबों के लिए या लाडली बहना योजना पर, तो इस प्रदेश का विकास धीरे होगा, बहुत धीमी गति से होगा। इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ये आपका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा डेवलपमेंट पर ज़्यादा पैसा लगे ताकि उसका रेवेन्यू जनरेट? जी, अगर 1 रुपया कमाते हैं तो कम से कम 20 पैसे तो आप उस पर खर्च करें। 80 पैसा भले आप दूसरी चीज़ों पर खर्च कर दें, सरकार चलाने पर, विधायकों के भत्ते पर, तो वो उस पर खर्च कर दें। परंतु जब तक हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, इस प्रतिशत को, तब तक प्रदेश का विकास तीव्र गति से होना मुश्किल होगा। और हम बीमारू राज्य से आए तो हैं, अच्छे राज्यों में, पर विकसित राज्य बनने में मुश्किल आएगी। क्या लग रहा है सर आपको, अभी जिस तरीके का ये बजट आया है, किसानों को लेकर बात हुई है, युवाओं को लेकर बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जैसा कि सर ने बताया कि उस पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है सर बतौर बिजनेसमैन? हमारा प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। यहाँ पे हमारे जो उद्योग हैं वह भी सारे कृषि आधारित मेजर उद्योग जो हैं, अभी पीतमपुर में अन्य उद्योग आ रहे हैं, मंडीदीप में भी आ रहे हैं, मगर फिर भी हमारा मेजॉरिटी जो है आज की तारीख में हम कृषि आधारित हैं। और जो कृषि के लिए जो योजनाएं अभी की सरकार लेके आ रही है वो पूर्व की सरकार ने भी लाई है, तो निश्चित तौर पे यह एक अच्छा योगदान देगी हमारे राज्य को बढ़ावा देने के लिए। रवि, समझा जा सकता है कि एक मिक्स्ड रिव्यू मिल रहा है व्यापारी वर्ग की तरफ से आज के इस बजट को लेकर के। जो बात इंदौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी कह रहे हैं, यही बात जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने भी कहा था। और पंकज जी से भी हमने प्रतिक्रिया जानी, अजीत जी से भी हमने प्रतिक्रिया जानी, और उम्मीद है अजीत जी कि अब जब कल चर्चा होगी बजट पर तो चर्चा में आप लोग जरूर शामिल होंगे। और नरसिंह घोटाले की भी जो आवाज आप लोग उठा रहे हैं,
तो उसकी भी आवाज आप उठाइए, क्योंकि बात यहां पर युवाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन बजट पर चर्चा भी आप जरूर कीजिएगा। और दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ आप जुड़े, इकोनॉमिस्ट आप हमारे साथ जुड़े समझाने के लिए कि आज के इस बजट में क्या था। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि, थैंक्स टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में आज क्या कुछ खास रहा, इस पर हमने चर्चा की। शुक्रिया, आप देखते रहिए IBC 24।